हेलो स्टूडेंट, मैं घनश्याम के सरवानी इंडियन पॉलिटी के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है संघ राज क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मुझे आप लोगों को बताना है। इसके बारे में बताना है कि इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका इतिहास क्या है, वर्तमान में कितने हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, साथ साथ इनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था क्या है, इसके संबंध में मुझे आप लोगों को बताना है। आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय ये सारे एक बहुत बड़े मुद्दे थे। उस समय भारत 3 भागों में विभाजित था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधा अनुसार उसे विभाजित कर रखा था। वो थे ब्रिटिश शासित प्रदेश, रजवाड़े और कमिश्नरियाँ। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, चूँकि हमें अपनी व्यवस्था बनाना था, अपने तरीके से प्रशासन चलाना था, सीधी सी बात है, कुछ नया करना था। सरदार पटेल के प्रयासों से रजवाड़ों का विलय कर लिया गया, लेकिन कुछ रजवाड़े रह गए, जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है। ये विलय होने से इनकार कर दिया, लेकिन इन्हें भी एट लास्ट विलय करवाया गया। ये बात ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर का विलय पंडित नेहरू और वहाँ के शासक राजा हरि सिंह के एक विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा हुआ, वो जो अनेक शर्तों के साथ हुआ था। जब हमारा देश संविधान बन के लागू हुआ, जो चली आ रही व्यवस्था थी वो राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, या संघ राज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा गया था। जो भारत की व्यवस्था थी, राज्यों की व्यवस्था थी, या भूभाग को 4 वर्गों में बांटा गया था, का, खा, गा और घा। लेकिन इसके लिए हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 1 के अनुसार ये अगर हम कहें 3 व्यवस्थाएं की गई। एक तो संघ राज क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र, 3 की गई। लेकिन ये जो राज्य क्षेत्रों का विभाजन है, ये प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक आयोगों का गठन किया गया था, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे धार आयोग 1948 में गठित किया गया था, और 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग के सिफारिश पर सन 1955 में राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, जिसमें सन 1956 में इसे लागू कर दिया गया। जब ये विधेयक अस्तित्व में आया, उस समय हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसके बाद में अनेक इसमें परिवर्तन भी हुए। लेकिन आज हम अगर इनकी बात करें, आज की परिस्थितियों में देखते हैं, तो आज हमारे देश में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, और जिनका प्रशासन हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 टू 241 239 से 241 के अंतर्गत तहत चलाया जाता है हमारे देश का प्रशासन। आज अगर हम देखें, इनका गठन जो संघ राज क्षेत्र है, हर चीज़ का कोई कारण होता है, इनका भी एक कारण है। इनके गठन का कारण है प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक कारण, सामरिक कारण, ये है। अगर हम कहें कि इनका प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत एक संघ राज क्षेत्र होगा, ये व्यवस्था की गई है। 239 का के तहत इन राज्यों के अपने विधानमंडल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। 239 का के तहत दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली संघ राज क्षेत्र के संबंध में व्यवस्था है।
239 खा के तहत संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर दिल्ली के संबंध में व्यवस्था है, और 241 में इन राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में न्यायपालिका की या न्यायालय के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। हमारे अगर हम संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं, आज वर्तमान में हमारे देश में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और इनका जो उद्भव हुआ है अलग अलग कारणों से हुआ है। आप लोग जानते हैं 8 जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन ये सामरिक कारणों से किया गया है, और इसके प्रशासक जो होते हैं उपराज्यपाल कहलाते हैं। इसकी न्यायपालिका कलकत्ता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की परिधि में यह क्षेत्र आता है। दूसरा है लक्षद्वीप, इसका भी गठन सांस्कृतिक और सामरिक कारणों से हुआ है। इसके जो मुखिया हैं वो प्रशासक कहलाते हैं, और यह उच्च न्यायालय केरल के अधीन है, केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। फिर है पुदुचेरी। पुदुचेरी ये सांस्कृतिक कारणों से गठित किया गया है, और इसके जो मुखिया हैं उपराज्यपाल हैं, और ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन काम करता है। लेकिन इसकी अपनी विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री भी है। इसका प्रशासन एक अलग तरीके से पुदुचेरी और दिल्ली का चलाया जाता है। अब तो जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। दादरा नागर हवेली, इसका भी गठन सांस्कृतिक कारणों से हुआ। इसके भी मुखिया प्रशासक हैं, और ये भी बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है। दिल्ली और चंडीगढ़ का गठन राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से किया गया है। ये बात ज़रूर है, दिल्ली के लिए अलग से व्यवस्थाएं 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल 99 में की गई हैं, जो अब लागू होती हैं, जिसमें अभी बताऊंगा। इसी तरह चंडीगढ़ भी है, राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से किया गया है। इनके जो मुखिया हैं, इनके मुखिया को जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उपराज्यपाल कहलाते हैं। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। वहीं अगर हम कहें चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है। फिर ध्यान देने वाली बात है जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जिनका अभी उद्भव तत्काल ही 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। अगर हम कहें इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उपराज्यपाल, और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन काम कर रहे हैं। इस प्रकार अब हम कहें कि वर्तमान में पहले हमारे 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 7 हुए, फिर 9 हो गए, और वर्तमान में 8 हैं। क्योंकि दमन दीव को अभी आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 2020 से दमन दीव को आर्थिक प्रशासनिक कारणों से प्रशासनिक सुविधा के लिए दादरा और नागर हवेली में मिला दिया गया है। और इस प्रकार आज हमारे देश में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में अंतर क्या होता है। यह संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें भी कुछ अंतर है, जरूर इनमें अंतर है। संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में एक तो अधिकारों का अंतर है। हमारे देश की व्यवस्था संघात्मक है, और संघात्मक की मांग है, व्यवस्था की मांग होती है शक्तियों का संतुलन केंद्र और राज्य में बराबर हो। लेकिन वो स्थित आदर्श संघ में होती है। ये बात सच है कि हमारे देश का संघ आदर्श संघ नहीं है, बल्कि शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है। ये बात जरूर है। अर्थात राज्य अनेक शक्तियों का उपभोग करते हैं, संवैधानिक शक्तियों का।
उनकी अपनी विधानसभाएं होती हैं, उनका अपना प्रशासन होता है और उस प्रशासनिक दायरे में वो काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में राज्यों को अनेक अधिकार मिले हुए हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी राज्य और केंद्र का विवाद होता है किसी भी मामले में, उच्चतम न्यायालय अपनी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसकी सुनवाई करता है। यानी ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में राज्य या केंद्र द्वारा ले जाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वही प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र है तो यह अधिकार संघ राज्य क्षेत्रों को नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं वो हमारी व्यवस्था को, एकात्मक व्यवस्था को मजबूत करते हैं या एकात्मक व्यवस्था का वो है, परिचायक है। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य हमारे संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम को मजबूत करते हैं। रही बात अब क्या केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, दोनों में अंतर है? अंतर है। सभी केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, लेकिन सभी संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं होते। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है। पुदुचेरी की बात करें, एक संघ राज्य क्षेत्र है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है जिसकी अपनी विधायिका है, मुख्यमंत्री भी है, मंत्रिपरिषद भी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ अधिक स्वतंत्र, कुछ अधिक स्वायत्तता, कुछ अधिक अधिकार संघ राज्य क्षेत्रों को मिले हुए होते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जो अस्तित्व में आया बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा, जिसकी अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं। यहाँ एक उपराज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, एक मुख्यमंत्री होगा, उसकी मंत्रिपरिषद होगी, विधानसभा होगी, विधानसभा का निर्वाचन होगा, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। लेकिन एक सीमा बांध दी गई है। सीमा ये है कि मंत्रिपरिषद का आकार किसी भी कीमत में विधानसभा सदस्यों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरी चीज़, यहाँ के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है, मिला हुआ है। वो उपराज्यपाल की सिफारिश पर करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति की द्वारा होती है। राष्ट्रपति की शासन की व्यवस्था राज्यों में भी है, ये बात अलग है। मेरे कहने का मतलब ये अलग है, लेकिन अन्य राज्यों की तरह दिल्ली राज्य को शक्तियाँ कम मिली हुई हैं। जैसे अगर हम देखें भूमि, कानून व्यवस्था और नागरिक सेवाएं, लोक सेवा, ये केंद्र सरकार के अधीन है। शेष मामलों पर दिल्ली का अधिकार है, जो दिल्ली और संघ के बीच या केंद्र के बीच टकराव का कारण भी रहा है। पहले भी टकराव होते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे शासन पिछली सरकारों में था जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल अच्छा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने कुछ दिन पहले दिल्ली और संघ के बीच टकराव देखे होंगे। वो कानून व्यवस्था को लेकर देखे होंगे, वो विधेयक को लेकर देखे होंगे, वो अनेक ऐसे मामले थे, भूमि को लेकर देखे होंगे, लोक सेवकों की नियुक्ति के बारे में देखे होंगे। कुछ ऐसे मामले हैं जहां संविधान हमारा खामोश है, जहां स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ऐसे मामले में हमारे उच्चतम न्यायालय को भी दखल देना पड़ा है। दखल ये देना पड़ा क्योंकि दिल्ली की सरकार जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, अर्थात दिल्ली का जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात उच्चतम न्यायालय का निर्णय ये था कि केंद्र को कम से कम मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा जो उपराज्यपाल हैं
वो केंद्र की अनुमति के लिए विधेयकों को विशेष ही मामलों में कम से कम आरक्षित करना चाहिए। जो विवाद था, ज़्यादातर मुख्यमंत्री तो शिकायत यहाँ दिल्ली के थी कि ज़्यादातर हम विधेयक पास करके देते हैं, उपराज्यपाल केंद्र की सहमति के आड़ में उन्हें रोक लेते हैं, जिससे हमारी जो कार्य योजनाएं, नीतियां या कानून हैं वो बाधित होते हैं। दूसरी चीज़ कानून व्यवस्था का प्रश्न है। यहाँ अपराध है। अपराध चूँकि अब के पुलिस केंद्र के अधीन है, प्रायः अब ढेर सारी जनता है हमारे देश में, उसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है वो सीधे दोषारोपण यहाँ के मुख्यमंत्री पर करता है। मुख्यमंत्री को भी शिकायत होती है कि केंद्र के अधीन है अगर पुलिस, तो मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, और दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। ये विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा है। इस विवाद के समाधान के लिए दिल्ली एक लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जा की भी मांग कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि अगर दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो आखिर होगा क्या? होगा ये कि दिल्ली को अधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जो चीज़ें हैं जैसे भूमि का मामला है, जैसे कानून व्यवस्था का मामला है, जैसे लोक सेवकों का मामला है, वो अधिकार भी दिल्ली को मिल जाएगा, अन्य राज्यों की तरह जो अधिकार मिले हुए हैं। और जब अधिकार मिल जाएगा तो सीधी सी बात है, अनेक शक्तियों का उपभोग करते हुए अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का भी प्रशासन चलेगा। लेकिन केंद्र का अपना तर्क है इस संबंध में, क्योंकि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दिल्ली, अर्थात केंद्र का नियंत्रण दिल्ली में बना रहना ज़रूरी है। तर्क ये है कि जब वाशिंगटन में वहाँ केंद्र का नियंत्रण है तो हमारे देश में क्यों नहीं होना चाहिए। एक दिल्ली का विवाद का एक बड़े कारण रहा है, और अभी आप लोग जानते हैं, और ये विवाद समय समय पर उठता है। अब कुछ चीज़ें ये है, बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें हमारे देश में संविधान से संचालित होती हैं, और कुछ मामलों में संविधान जहाँ खामोश है वहाँ आपसी समन्वय, तालमेल, सूझबूझ ही काम करता है। और अगर यही सूझबूझ, समन्वय और आपसी तालमेल केंद्र और राज्य अगर आपस में बनाए रखें तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्रायः ऐसा देखा गया कि जिस विचारधारा की सरकार केंद्र में होती है और उसी विचारधारा की सरकार अगर दिल्ली में भी होती है तो ये समन्वय, संतुलन, तालमेल बना रहता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखने में मिला, क्योंकि विपरीत विचारधारा की सरकारें आई और ये टकराव का कारण बन गई है। अर्थात ये टकराव कारण ज़रूर है, लेकिन हमारी न्यायपालिका है जो ये इन मुद्दों को, इन टकरावों को दूर करने का काम करती है। इसी तरह पुदुचेरी का भी अपना शासन है, वहाँ की अपनी विधायिका है, मुख्यमंत्री है, और वहाँ भी अपनी विधायिका से वहाँ के कानून, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, जिस प्रकार दिल्ली अपने राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाता है। लेकिन अगर विवाद होता है केंद्र और राज्य के बीच तो ये संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि वो कानून केंद्रीय संसद का मान्य होगा, ना कि दिल्ली का। और दिल्ली की व्यवस्था अगर हम देखें, अनुच्छेद 239 का और अनुच्छेद 239 का के तहत संचालित होती है। मैंने अभी आप लोगों को संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया। संघ राज्य क्षेत्रों में अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो कुछ जो फेरबदल हुए हैं अभी 2019 और 20 में, ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि नए संघ राज्य क्षेत्रों का उदय हुआ है। वो है जम्मू कश्मीर, जिसका उद्भव जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा हुआ है, और ये अस्तित्व में आ गया है 31 अक्टूबर से हमारे देश में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अलग संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। हालांकि यह भी इसमें स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो इनको भी सामान्य राज्य के दायरे में ले आया जाएगा, क्योंकि ये सामरिक
प्रशासनिक अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दूसरा है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दमन दीव भी एक ऐसा केंद्र संघ शासित प्रदेश था, केंद्र शासित राज्य था, जो बहुत ही छोटा था और चूँकि अलग सचिवालय, अलग व्यवस्था, ढेर सारे अनेक खर्चों को जन्म देते हैं। इस खर्च को कम करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा दमन दीव का विलय दादरा और नागर हवेली में कर दिया गया है और जो हमारे देश में अस्तित्व में आ गया है 26 जनवरी 2020 से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश में 8 संघ शासित प्रदेश हैं जो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इनकी संवैधानिक जो व्यवस्था है अनुच्छेद 239 से 241 तक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में अपने रखना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। आज मेरा क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू।